गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था, उसका इम्पोर्टेंस, फीचर्स और एक नया इसमें जो लाया गया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में अपन ने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन द बिजनेस। इम्पैक्ट, जब मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ तो इम्पैक्ट जो है वो अच्छा भी हो सकता है, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए फ़ायदा भी है, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए नुकसान भी है। ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे बिजनेस में इस नई इकोनॉमिक पॉलिसीज का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो देखेंगे। पहला है इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन। लिबरलाइजेशन जब गवर्नमेंट ने किया था तो उसमें क्या था कि भाई हमारी यहाँ पे जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है वो उस वहाँ पे उन्होंने लाइसेंसिंग सिस्टम अबॉलिश कर दिया। ठीक है, आपको प्रोडक्शन करने का पूरा फ्री राइट दे दिया कि आप जितना चाहो उतना प्रोडक्शन कर सकते हो, जो कि पहले नहीं था। साथ साथ में लिबरलाइजेशन में बाहर से जो कंपनीज आ रही थी उनको भी बड़ी आसानी से यहाँ पे बिजनेस करने का मौका मिल गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी में कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, समझ लो पहले कोई प्रोडक्ट है जिसका एक ही मैन्युफैक्चर है, जैसे कार। कार में पहले सिर्फ मारुति सुजुकी हुआ करता था या मारुति हुआ करता है। ठीक है, अब उसके बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ या नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जो फॉरेन कार मेकर्स हैं वो लोग भी इंडिया में आने लगे। उसकी वजह से मारुति को कंपटीशन फेस करना पड़ा। अब इसका फायदा क्या और क्या नुकसान। ठीक है, जब कंपटीशन है तो जो इंडस्ट्री है वो अपना जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करें। अदरवाइज जो एज ए कस्टमर हम लोग क्या करेंगे कि हम हमारे जो कॉम्पिटिटर है उनका प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो एक ये फ़ायदा हुआ कि भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, कंपटीशन की वजह से। दूसरा, प्राइस में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मोनोपोली है तो आप जो प्राइस चार्ज करोगे उसमें आपके कस्टमर को उस प्राइस पे लेना पड़ेगा। पर कंपटीशन की वजह से प्राइस पे भी मैन्युफैक्चरर को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी देना ज़रूरी हो गया था एक। उसके बाद दूसरा एक जो प्रॉब्लम हुआ वो क्या था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जो अपना काम कम कैपिटल में कर रही थी, ठीक है, उन्होंने बहुत टफ कंपटीशन फेस करना चालू कर दिया। कारण क्योंकि वो जो कॉस्ट पे कम कॉस्ट पे अच्छी क्वालिटी देना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, वो कॉम्पीट करना फॉरेन कॉम्पिटिटर से, मल्टीनेशनल कंपनीज से, उनसे कम्पीट करना ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था अभी तक के। जब ये नई इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं आई थी तब तक के गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक शील्ड बना के रखा था, मतलब वो सेफ गार्ड कर रही थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बचाने की कोशिश कर रही थी, अभी भी कर रही है, बट उस टाइम में कुछ ज़्यादा ही कर रही थी। अभी बचाने की बजाय उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, उनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, कैपिटल उनको लोन देने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सके। पहले ऐसा नहीं था। तो जब ये आई, जस्ट इनिशियली जब ये इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, तो उस समय में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी इनके लिए काफ़ी टफ हो रहा था कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ compete कर सके। ठीक है, तो एक तो कंपटीशन बढ़ा। दूसरा, मोर डिमांडिंग कंज्यूमर। अब मोर डिमांडिंग कंज्यूमर मतलब क्या भाई, पहले हमारी कंट्रीज में हमको पता है कि यही प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, तो हम जो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं या जो प्रोडक्ट मिलते हैं सिर्फ उसी को डिमांड करेंगे। पर जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो एक्सपोर्ट अलाउ किया गया, इंपोर्ट अलाउ किया गया, बाहर से अच्छी अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ें आने लगी। ठीक है, तो डिमांड कंज्यूमर की क्या हो गई, बढ़ने लगी। ठीक, थर्ड, रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक, तो हम लोग पहले जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस नहीं थी। ठीक है, ज़्यादातर प्रोडक्शन वो लेबर के थ्रू होता था। अब क्या हो गया, जब ये इंपोर्ट अलाउ किया गया, ठीक है, विथ मिनिमम रिस्ट्रिक्शन,
तो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज ने भी क्या किया कि नई नई मशीनें, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चालू किया, और हमारे यहाँ पे भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने लगा। ठीक है, कंपनीज ज़्यादा फेवर कर रही थी कि नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो ये काफ़ी रैपिडली हुआ हमारी इकोनॉमी में आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। फिर मार्केट ओरिएंटेशन। अब ये मार्केट ओरिएंटेशन मतलब क्या? तो मार्केट को देखने का तरीका पहले होता था कि हम पहले प्रोडक्ट बना लेते थे और उसके बाद उसको मार्केट में देते थे। ठीक है, मतलब यही प्रोडक्ट है, ये मिलेगा, आपको यही लेना है। ठीक है, हम लोग कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, हम लोग हमारी सहूलियत देखते थे कि हम क्या बना सकते हैं और हम वही देते थे। कंज्यूमर का ऑप्शन है या तो लो या तो मत लो। ये सिनेरियो चेंज हुआ आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जहाँ पे फिर प्रोड्यूसर ने ध्यान दिया कि भाई कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, और उस हिसाब से फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन किया गया और उस हिसाब से प्रोडक्ट मार्केट में लाया गया। ठीक है, तो जो मार्केट का सिनेरियो था वो चेंज हो गया। प्रोड्यूसर मार्केट था पहले कि जो प्रोड्यूस करेगा वो मार्केट में लाएगा और वही बिकेगा, वो चेंज होके हो गया कस्टमर मार्केट। अब कस्टमर को क्या चाहिए उस हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे और उस हिसाब से हम कस्टमर को देंगे। ठीक है, तो दैट इज मार्केट ओरिएंटेशन। फिर एक्सपोर्ट ए मैटर ऑफ सर्वाइवल। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों अलाउ कर दिया। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज या यहाँ पे अपने गुड्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट सब इंडिया में भेज रही है, इंडिया का मार्केट कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे तो कंपटीशन है ही है। तो अब हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका क्या? तो उसके लिए अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम भी एक्सपोर्ट चालू करें, हमारे नए मार्केट को एक्सप्लोर करना चालू करें। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन्होंने ये चीज़ का फ़ायदा लिया और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया, बढ़ाया। ठीक है, उससे फ़ायदा इकोनॉमी को भी हुआ, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ते गए, गवर्नमेंट प्रमोट ही कर रही है कि एक्सपोर्ट करो, इसीलिए ये सारी पॉलिसीज़ लाई गई। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया और अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चालू किया, बहुत से इंडस्ट्रीज ने। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। ठीक, अब देखो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो थी, मतलब जो कि गवर्नमेंट चला रही थी, ठीक है, वो लॉस मेकिंग थी काफ़ी टाइम से। ठीक है, बहुत सारे उसके कारण है, एफिशिएंसी नहीं थी, गवर्नमेंट का मेन पर्पस सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। ठीक है, करप्शन था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो पब्लिक कंपनीज जो है, जो गवर्नमेंट कंपनीज थे, वो सब लॉस में जा रही थी। तो वो लॉस को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी कि बजटरी, जो बजट बनाती है गवर्नमेंट, उसमें से कुछ पैसा अलॉट करती थी ताकि वो लॉस को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। ठीक है, ये नई पॉलिसी आने के बाद गवर्नमेंट ने ये क्या किया, बंद कर दिया कि भाई जो भी अभी पब्लिक सेक्टर कंपनी है या गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है, जो भी लॉस हो रहा है आप खुद ही कैसे भरपाई करते हो, आप खुद उसका उपाय निकालिए। गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना धीरे धीरे कम होते गया, एकदम से बंद नहीं हुआ, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने वो सपोर्ट करना कम कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ा नई इकोनॉमिक पॉलिसीज का। पहले देख लेते हैं वापस। कंपटीशन बढ़ गया, कस्टमर डिमांडिंग हो गया, ज़्यादा नई नई चीज़ें उसको चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने लगे हमारे यहाँ के लोग। मार्केट ओरिएंटेशन, इंडस्ट्रीज को मार्केट को देखने का तरीका या नज़रिया बदल गया। एक्सपोर्ट ए मैटर ऑफ सर्वाइवल, अगर हमारे मार्केट में दूसरे लोग आ रहे हैं तो हमको भी उनके मार्केट में जाना ज़रूरी है, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। ये फंडा आ गया। और बजटरी सपोर्ट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, तो गवर्नमेंट जो सपोर्ट देती थी पब्लिक सेक्टर को, वो उन्होंने देना धीरे धीरे कम कर दिया। तो दिस आर द इम्पैक्ट्स ऑफ अवर इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन अवर बिजनेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है दैट इज मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, अभी जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करूँ तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आई है, दैट इज पार्ट ऑफ अवर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है,
उसमें जो चेंज किया गवर्नमेंट ने, हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जो चेंज आया, ठीक है, उसका इम्पैक्ट अपन ने अभी इसके पहले देखा। अब इम्पैक्ट पड़ने वाला है एज ए मैनेजर। अगर मेरे को उसका इम्पैक्ट ऐसा लग रहा है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में थ्रेट है, मेरे को उसको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो जो चेंजेस आए हैं इन्वायरमेंट में, उससे मैंने कैसे डील किया एज ए ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कैसे डील किया, और अगर कोई थ्रेट्स थे तो उसको कैसे मैंने अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट किया, उसके लिए मैंने क्या क्या किया, दैट इज़ द मेन चीज़ जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंज आया है उसको एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमने कैसे रिस्पॉन्ड किया, कि हम उसको चेंज को कैसे अडॉप्ट करें, वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो पहला है जॉइंट वेंचर, कोलैबोरेशन एंड कंसोलिडेशन। अब जॉइंट वेंचर, कोलैबोरेशन, कंसोलिडेशन मतलब एक तरह से मर्जर। इसे यहाँ पे एक और लिख सकता हूँ, मर्जर। मर्जर मतलब दो कंपनीज एक दूसरे से मिल रही है। ठीक, अब ऐसे देखा जाए तो सबका मतलब यहाँ पे आप एक ही समझ लीजिए कि दो बड़ी बड़ी कंपनीज या दो कंपनीज एक साथ मर्ज हो रही है या मिल रही है। टेक्निकली देखा जाए तो ये सबके थोड़े मीनिंग अलग अलग है, और उतना टेक्निकल डिटेल में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि दो बड़ी बड़ी कंपनीज मर्ज हो रही है। अब इससे क्या फ़ायदा? इससे दो फायदा। हम लोग टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, उसमें इतने फॉरवर्ड नहीं थे हम लोग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं। ठीक है, जो फॉरेन कंपनीज है उनके पास टेक्नोलॉजी है बट मार्केट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों का मर्जर हो रहा है या कोलैबोरेशन हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि उन लोगों को मार्केट मिलेगा, हमको टेक्नोलॉजी मिलेगी। जैसे एग्जांपल है हीरो होंडा। ठीक है, हीरो जो कंपनी है वो इंडिया की है, होंडा जो कंपनी है वो जापान की है। ठीक है, ये बाइक्स बनाती थी, तो ये दोनों मर्ज हुई। तो उससे क्या हुआ कि जो बाइक का इंजन होता है, ठीक है, वो बनाने का टेक्नोलॉजी जापान के पास था, इंडिया में मार्केट था। ठीक है, तो हम वो जो इंजन है वो जापान से बन के आ रहा था, ठीक है, और इंडिया में वो मोटरसाइकिल जो है वो असेंबल हो रही थी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उसकी वजह से आपने मार्केट को पकड़ लिया। ठीक है, तो अगर मैं हीरो होंडा की बात करूँ तो एक टाइम में नंबर वन सेलिंग ब्रांड था। ठीक है, फॉर बाइक्स। ठीक है, स्पेशली जो ज़्यादा महंगी बाइक्स नहीं है उसके। तो ये पॉसिबल किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ कोलेब्रेशन। ठीक है, या जॉइंट वेंचर, दोनों का जो भी बोले। ठीक है, तो ये एक चीज़ कंपनी ने चालू कर दी, मारुति सुजुकी का कोलेब्रेशन हुआ। ऐसे बहुत सारी कंपनीज ने फॉरेन कंपनी के साथ कोलेबरेट किया। ठीक है, एक दूसरा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? तो अपने बिजनेस को बढ़ाना किस तरीके से? आपको पता होगा टाटा, टाटा ने इनिशियली अपना बिजनेस चालू किया था वो आयरन स्टील मैन्युफैक्चरिंग से चालू किया था। आज टाटा होटल इंडस्ट्रीज में है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में है, और एन नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं उसके। तो ये इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया, अलग अलग एरियाज में अपने बिजनेस को क्या किया इन्होंने, बढ़ाते गए। रिलायंस ने भी वही किया। ठीक है, पहले पेट्रोकेमिकल से चालू किया, कपड़ा बनाते थे वो, पेट्रोकेमिकल पे आया, गैस पे आया, पेट्रोलियम गैस या पेट्रोल से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करते हैं। अभी जियो लेटेस्ट। ठीक है, तो ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते गए, फैलाते गए। ठीक है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के डिमांड जो है वो उसको फुलफिल कर सके, मार्केट कैप्चर कर सके। ठीक, तो दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। तो दूसरा कंपनी ने अपना बिजनेस को बढ़ाने का कोशिश किया। थर्ड, ब्रांड बिल्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। बड़ी बड़ी कंपनीज फोकस करने लगी कि उनका ब्रांड स्टैब्लिश्ड हो, मार्केट में लोग उस किसी प्रोडक्ट को उसके ब्रांड के नाम से जाने जाए। ठीक है, जियो, जियो इज़ ए ब्रांड। ठीक है, आपका एल जी, ये ब्रांड है, हीरो होंडा ब्रांड है। तो ब्रांड के नाम से चीज़ें बिकनी चाहिए, तो फोकस होने लगा अपना ब्रांड डेवलप करने में, लोगों के दिमाग में ब्रांड डालने में, नाम डालने में। ठीक है, ये फोकस हुआ, उसकी वजह से वो उसके लिए कई बार कंपनीज ने बहुत सारे अदर सोशल एक्टिविटीज़ भी किए कि कहीं ये उनके ब्रांड बिल्डिंग में काम आए, लोगों को लगे हाँ भाई ये कंपनी अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोशल सर्विस में भी देती है तो ये अच्छी होगी। तो ये ब्रांड डेवलपमेंट का
कंपनी ने सोचा, ठीक है। तो ये चीज़ों का उसमें किया कंपनी ने। देन यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बोला कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया था। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो लोग नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में डर नहीं रहे थे, यूज़ करना चालू कर दिया था, ठीक है। कोलैबोरेशंस हुए जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पॉसिबल हो गया। तो गवर्नमेंट अब कंपनीज जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट जल्दी जल्दी कर रहे थे। एंड कस्टमर फोकस, ठीक। जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट पहले का सिनेरियो कैसा था, प्रोडक्ट बना दिया फिर उसको मार्केट में डालते थे, कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही प्रोडक्ट है, आपको ऐसे ही लेना है। अब फोकस जो है वो क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, ठीक है। कस्टमर क्या चाहता है वो देखा गया, उस बेसिस पे प्रोडक्ट बनाया गया। दूसरा फोकस किस तरीके की है, आफ्टर सेल सर्विस। आप देखते हैं सर्विस सेंटर अभी खुलते हैं, पर्टिकुलर कंपनी के सर्विस सेंटर्स होते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट में स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गया, आपका टेलीकम्युनिकेशन हो गया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप वहाँ पे जाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, वारंटी मिलती है। तो ये क्या है, 24/7 कस्टमर सपोर्ट के लिए वो लोग रेडी रहते हैं। फोकस अब सेल से ज़्यादा आफ्टर सेल्स में भी होने लगा, ठीक है। वो सेल कर दिया तो आपका काम खत्म नहीं हुआ, अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी कस्टमर को सेटिस्फाई करना ज़रूरी था, ठीक है। तभी वो नेक्स्ट टाइम आपका ही प्रोडक्ट खरीदेगा, अदरवाइज नहीं खरीदेगा। तो ये चीज़ें फोकस बढ़ा कस्टमर के ऊपर, ठीक। तो कैसे अडॉप्ट किया, पहले तो जॉइंट वेंचर, कोलैबोरेशन या कंसोलिडेशन। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन, कंपनीज मिली, अपने बिजनेस को अलग अलग एरियाज में डेवलप करना चालू किया, ब्रांड बनाना चालू किया, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना चालू की और कस्टमर पे फोकस बढ़ाया। तो ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी जिसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में पड़ने वाला था, उसको इस तरीके से हमने एब्जॉर्व किया, ठीक है। ये स्टेप्स लिए ताकि हम वो चेंजेस को अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर नंबर 3 जो है बिजनेस स्टडीज़ का कंप्लीट होता है। थैंक यू।